नमस्कार। मैं चंद्रशेखर, जैसा कि आप जानते हो, आज हम बुध ग्रह के अलग अलग भावों में जाने पे क्या संभाव्य फल प्राप्त हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तीसरा हमारा संभाषण है इस श्रृंखला का, या पुष्पमाला का, जैसा भी आप समझिए। तीसरा पुष्प बोलिए, तीसरी कड़ी बोलिए। तो बुध क्या है, तो हमें मालूम है बुध को कुमार कहते हैं। वो त्रिदोष युक्त है। इसका मतलब कोई भी बीमारी उसकी जरा लंबे समय तक चलती है। तीनों दोष जो है वो गड़बड़ कर सकते हैं, यदि वो तकलीफ की स्थिति में हो तो, वरना नहीं। तो अब ऐसे ये जो हमारा बुध ग्रह है वो मजाकिया है स्वभाव से। कई बार एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, ऐसा उसे उसके ऐसे चीजों का प्रयोग करना अच्छा लगता है। वो राजकुमार है। इसका मतलब क्या हो सकता है? तो राजकुमार क्या है कि आपको मालूम है, राजकुमार जो रहते हैं, जो बड़े नेताओं के भी पुत्र रहते हैं, वो अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरे हो जाते हैं। फिर इसमें और एक चीज ऐसी है कि इसे कोई भी चीज बड़े जल्दी से समझने की क्षमता रहती है। उसे ज्ञान रहे या न रहे, पर समझ बहुत जल्दी आती है। कोई भी चीज को वो आत्मसात बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसी कारण ऐसा कहा है पुराणों में कि जब गुरु को पता भी चला कि वो उनका औरस पुत्र तो नहीं है, फिर भी उन्होंने उसे पुत्र करके स्वीकार करके अपना शिष्यत्व बहाल किया। आप लोगों को पता है, आप ज्योतिष में जिसको आस्था है उनको कहानियां मालूम रहती है पुराणों की। तो इस प्रकार का ये बुध ग्रह है। इसका संबंध वाणिज्य से है। मतलब जिसको हम व्यापार कहते हैं, व्यापार करना, उसमें उसकी गति है। वो बातें करने में तो आपको मालूम है माहिर है, इसीलिए वो कभी कभी जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी चीज के दो अर्थ निकाल सकता है, हंसी मजाक भी, उसके लिए भी बुद्धि लगती है। बुद्धि प्रगल्भ तो है ही उसकी, परंतु अपनी चीज दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता भी उसमें है। इसीलिए नैसर्गिक कुंडली में तीसरी राशि जो है वो बुध की रहती है। वो कंठ है, और कंठ से हम कुछ बात निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या निकाल सकते, तो इसमें गाना वाना या कोई भी चीज लिखना, क्योंकि हाथ भी तृतीय भाव से ही देखा जाता है। लिखना, उसका प्रसार करना, जिसको हम दृक श्राव्य माध्यम कहते हैं, उस माध्यमों का भी प्रयोग करना, पत्रकारिता आदि, ये जो चीजें हैं, खत लिखना, ये सब बुध के आधिपत्य में आता है, उसके कारकत्व में आता है। वो ज्ञाति कारक भी है। मामा का तो विशेष वो मामा को तो बताता ही है, परंतु उसके साथ साथ वो हमें जो रिश्तेदार है, बाकी भी रिश्तेदार है, इसीलिए उसे ज्ञाति कारक कहा गया है। षष्ठ भाव जो है वो उसी की राशि है, इसे न भूलिए। वो नैसर्गिक कुंडली में उसी की राशि होती है। तो ऐसा ये है बुध। अब ये लग्न में जाएगा तो क्या करेगा? तो नैसर्गिक है कि ऐसा जातक सहसा बुद्धिमान है, ऐसा देखो, बुद्धिमान और ज्ञानी, इसमें फर्क आप समझ लीजिए। ज्ञान जो है ये गुरु को दिया है, बुद्धिमत्ता जो किसी भी चीज को समझ लेगी। कभी हमने कोई चीज देखी नहीं। आप देखेंगे बच्चे लोग, या खासकर जो जवान बच्चे रहते हैं, उनके हाथ में कोई बड़ा मुश्किल भी इलेक्ट्रॉनिक साधन आप हाथ में दे दो, वो फटाफट समझ जाते हैं। हम लोगों को, खासकर मेरे उम्र के लोगों को, वक्त लगेगा, हमें वो पढ़ना पड़ेगा क्या है उसका मैनुअल, उसके बाद में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बुध वहां पे अच्छा है। वो दिग्बली भी होता है। लग्न में बुध को दिग्बली बोलते हैं, क्योंकि वो भेजे का भाग है ना। ये भेजे के अंदर में छोटा छोटा इलेक्ट्रिक करंट चलते रहता है, जिससे चीजें इधर से उधर बताई जाती है। वो फिर हमारे हाथ पांव काम करते हैं। तो कभी कभी नर्व एंडिंग्स पे भी उसका अधिकार रहता है। त्वचा पे उसका अधिकार है। देखिए, हमारी त्वचा जो है ये सबसे ज्यादा इसको स्पर्श का ज्ञान है। उतना ज्ञान किसी को नहीं है। तो आपको पता है, त्वचा से हमको स्पर्श ज्ञान होता है। त्वचा के रोग भी बहुत देर तक चलते हैं। तो ये सब बुध का कारण होने से वो दिखने में अच्छा रहता है। सहसा वहां होने के बाद में थोड़ा सा नाजुक भी दिख सकता है, क्योंकि वो दोनों भी स्त्री और पुरुष दोनों भी अपने में लेके चलता है। इसीलिए मिथुन राशि उसकी खास राशि है। तो तृतीय भाव में है वो, तो वो मिथुन है, यानी एक इंसान है, वह पुरुष है, एक स्त्री है। इसके अर्थ क्रौर्य और सौम्यता दोनों चीजें उसके अंदर है। वो कभी क्रूर भी हो सकता है, कभी सौम्य भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि उसके साथ क्रूर ग्रह स्थित हो तो वो क्रूर स्वभाव हो जाता है उसका, और सौम्य ग्रह हो तो सौम्य होता है। अकेला रहे तो वो सौम्य।
सकता है, तो ये बुद्धिमान तो रहते ही। कई बार ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति भी बड़ी अच्छी रहती है बुध लग्न में होने से। वो सप्तम भाव में देखता है, हर ग्रह अपने से सप्तम भाव में देखता है, तो नैसर्गिक है कि वो उसका जो जीवन साथी है, उसका जो व्यवसाय है, उसका जो साझेदार है, इस सबका घर सप्तम भाव है, छोटे मोटे प्रवास करना भी सप्तम भाव से संबंधित है, तो ये चीजें अच्छी रहती है। या ये प्रवास करेगा तो भी अच्छा उसको अनुभव आएगा, बशर्ते वो अकेला हो या किसी शुभ ग्रह के साथ हो, इसको जरूर ध्यान में रखे। उसका जो जीवन साथी है वो भी विद्वान होगा, वो भी दिखने में थोड़ा कुमार ही दिखेगा। ये जातक जो है ये भी कुमार दिखेगा, जो उसका उम्र है उससे कम दिखेगा, इसकी संभावना बहुत है। उसका रंग हल्का हरा है, ये भी आपको पता है, तो मैं वो बताऊंगा नहीं, पर कभी ऐसा बोलने में यदि कहीं आ गया तो आप समझेंगे। इसका घूमने का वगैरह जो स्थल है वो विहार स्थल बोलते हैं उसको, जहाँ लोग घूमने आते हैं, ऐसी जगह या शालाएं जहाँ छोटे बच्चे या तरुण लोग खेलते हैं आदि है, ऐसी भी चीजें जो है, ये क्रीड़ांगन भी उसी का भाव है, खासकर मित्र में। ऐसा तो वो जहाँ व्यापार होता है वहां पर भी रहता है, ऐसा कहा गया है। व्यापार के स्थल में वो वणिक कहा जाता है, उसको जाति से वैश्य कहा जाता है। वैश्य का अर्थ खेती करने वाला भी होता है, और वैश्य का अर्थ व्यापारी भी होता है। दोनों को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जो अलग अलग चीजें होते रहती है, उससे ये तय करना रहता है कि उन्होंने माल कब बेचना, कब लेना, कहाँ कौन से मंडी में ज्यादा कीमत मिलेगी, कहाँ से सस्ती मिलेगी आदि जो है, ये खेती करने वाला भी करता है, यही व्यापारी भी करता है, दोनों एक ही है। संस्कृत में ऐसा तो जो वैश्य शब्द है उसका मूल अर्थ तो कृषि बल यानी काश्तकार ही होता है। परंतु ये एक देखिए, यहाँ जाति जब हम बोलते हैं तो जाति का अर्थ ये समझ लेना कि ये स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हुआ है, ये शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर बार बार इसलिए कहता हूँ, एक तो उम्र की वजह से कोई चीज बार बार बोलने की आदत भी हो जाती है, और मैं ऐसा समझता हूँ हर संभाषण हर आदमी ने पूरे पहले से सुने सुने होंगे, ऐसे नहीं, इसलिए कहता हूँ। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया कृत्वा गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के हिसाब से मैंने ये वर्ण तैयार किए हैं, इनको हम जाति समझते, ये हमारी गलती है। इसीलिए बुद्ध को नैतिक कारक कहा जाता है, जाति कारक नहीं कहा जाता है। कभी कभी उच्चारों में गड़बड़ हो जाती है, तो नैतिक का अर्थ हमारे जो सगे समझे हैं उनको हम ज्ञाति बोलते हैं। चचेरे भाई, मौसेरे भाई, मौसिया, ये सब ज्ञाति में आते हैं, है ना। ये भी समझ सकते हैं कि वो आपको ज्यादा अच्छे से समझते हैं, आपके नजदीक के है, तो दुनिया का अर्थ ज्ञान भी होता है। बुद्ध का भी एक नाम ज्ञ है, ज्ञ नाम से जब भी संस्कृत में श्लोक में आएगा तो वो बुद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। ये ऐसा ये बुद्ध है, व्यवहार में भी चतुर होगा, इसका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, और इसके अपने जीवन साथी से, क्योंकि ये स्त्री हो पुरुष हो उस हिसाब से जीवन साथी पति है या पत्नी है ये बदलेगा, परंतु इनसे भी संबंध सुमधुर रहेंगे। वो भी इसी प्रकार इसके साझेदारी भी अच्छी टिक सकती है यदि ये व्यापार करे। और व्यापार का मतलब यहाँ पे ऐसा समझे, ऐसा तो कोई भी व्यापार हो सकता है, पर जिसको आजकल रिटेल ट्रेडिंग बोलते हैं, कोई चीज लेना और उसको बेचना, इस प्रकार के जो व्यवहार है इसमें भी ये अच्छा रहता है। वर्तमान पत्रिका उसका भी व्यवसाय ये कर सकता है, इसे ध्यान में रखिए। अब ये द्वितीय भाव में जाता है तो क्या करेगा, द्वितीय भाव में जाने पे तो वाचा का स्थान है, इसको आदत ही अलग अलग ढंग से बोलने की है, तो कई बार ये मजाकिया होते हैं अपने सगे समधियों में, आनंद से रहते ही इनके कुटुंब में इनके सगे समधी भी इनके साथ में इनको फायदा भी होता है, और संचित धन का स्थान है, तो सगे समधियों से भी इनको फायदा हो सकता है, इनको तरुण लोगों से भी फायदा हो सकता है, इसे ध्यान में रखिए। फिर एक खासियत, चूंकि ये विषय ज्योतिष का है, तो ऐसा कहा गया है कि द्वितीय भाव में बुध, शुक्र के बारे में भी कहा, वो उस वक्त हम बोलेंगे, तो वो यदि द्वितीय तृतीय भाव में स्थित हो तो वो इंसान अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। यहाँ द्वितीय भाव में होने से क्या होगा कि सहसा ये जो मुंह से बोल देगा वो सच होने की संभावना ज्यादा है। इसको आजकल हम क्या है, सिद्धवाणी वगैरह कहते हैं, है ना, वाक सिद्धि कहा कहने की आदत है, परंतु एक सहसा ऐसा होता है कि वो जब बोल जाते हैं तो वो सही होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। इसका अर्थ वो ज्योतिषी ही होना चाहिए ऐसा नहीं, किसी भी शास्त्र में यदि वो करे तो ये होने की संभावना ज्यादा होती है। जब बोल जाते हैं ऐसा है तो शायद वो होगा, इसकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। जब हम देखते हैं उसका जो संचित धन है वो व्यापार के जरिए मिलेगा, ये आपको मालूम है। तृतीय भाव भी उसकी नैसर्गिक है तो इसलिए वहां से भी मिल सकता है, परंतु खासकर इसके जो
सके समझिए इनके वजह से भी इसको कुछ लाभ हो सकता है, इसे कुछ न कुछ प्राप्ति हो सकती है, इसे ध्यान में रखिए। क्योंकि ये बुध अष्टम भाव पे देखता है, ये अष्टम भाव जो है ये वसीयत का भाव है, और वसीयत के भाव पे भी उसका यदि प्रभाव होगा तो हो सकता है कि इसमें कुछ वसीयत इसके रिश्तेदारों से मिले। सहसा तो वसीयत जो मिलती है वो पिता से मिलती है ना, परंतु इसको दूसरे रिश्तेदारों से भी मिलने की संभावना रहती है। वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकती है। जहां भी बुध है वहां स्त्री या पुरुष दोनों भी होने की संभावना रहती है। इसे कभी मत भूलिए, इसीलिए मैंने कहा उसको कई बार शास्त्रों में नपुंसक ग्रह कहा गया है, उसको नपुंसक के अर्थ में न लीजिए। इसका अर्थ वो स्त्री भी बताता है, वो पुरुष भी बताता है। कभी कभी यमल जो होता है, जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, तो पंचम भाव में बुध की राशि और बुध वगैरह स्थित हो तो होने की संभावना है। याद रखिए कि ये शास्त्र संभावना का शास्त्र है, इसे कभी न भूलिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं, गड़बड़ करते हैं। मैं भी करता था, तो इस उम्र में थोड़ा बहुत कम करता हूँ, गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए बोला है, वाणी पे इसका अधिकार रहता है, बोलता है अच्छे ढंग से बोलता है, लोगों को अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, इस प्रकार से बोलता है। चेहरा उसका कुमार के समान रहेगा ये बताने की जरूरत नहीं, उसकी उम्र है उससे वो कम दिखेगा, है ना। बातें अलग अलग भाषाओं में भी बात कर सकता है, कई बार वो एक से ज्यादा भाषाएं आ सकती है उसे, क्योंकि उसमें दो भाव तो सम्मिलित है ही, दो प्रकार के सोच उसके अंदर है। तो वो कभी क्रौर्य से भी बात कर सकता है, कभी बहुत प्यार से भी बात कर सकता है, क्योंकि वो बुध है। और उसके साथ यदि क्रूर ग्रह आ गया तो क्रौर्य होना भी असंभव नहीं है। वो होगा ही ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि बाकी भी ग्रह काम करते रहते हैं हमारे राशि कुंडली में। पर यहाँ हम ऐसा समझ रहे कि बुध अकेला है, कोई उसको देख नहीं रहा, वो किसी भाव का अधिपति नहीं है, इस प्रकार से हम बुध वहां रहने की संभावना देख रहे हैं। अब ये तृतीय भाव में जाता है। ये तृतीय भाव जो है ये उसके भ्रातृ भाइयों का भाव है, उसका हाथ है, उसके कंधे है, उसका गला है ना। तो यहाँ पर जब बुध स्थित होता है तो ये व्यवसाय अच्छा करता है। कई बार ऐसी वर्तमान पत्रकारिता या किताबें लिखना वगैरह भी हो सकता है उससे, ये संभावना है। या कोई किताब लिखे जिससे किसी को ज्ञान प्राप्त हो, ये प्रकार का भी करता है, पर उसमें गुरु का भी संबंध आता है। परंतु इस क्षेत्र में वो अच्छा रहता है। मैं ये भी भूल गया कि यदि दूसरा भाव जो है, ये आजकल के जमाने में हम शाला का भाव, पाठशाला का भाव समझते हैं। तो उस वक्त वो यदि उसे शिक्षा आदि लेनी हो और बुध को कोई तकलीफ ना हो तो वो आसानी से उत्तीर्ण भी हो जाएगा। और हो सकता है कि उसे शायद वाणिज्य विषय में ज्यादा रुचि होगी। तृतीय भाव में जाने के बाद क्या करेगा, तो सीधी बात है कि इसके रिश्तेदारों का प्रभाव इसके भाइयों पे, इसके अनुज पे पड़ेगा। बुध होने से अनुज से इसके संबंध अच्छे रहेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि इसके कर्मों में या भाग्य में वाणिज्य का कुछ संबंध आ सकता है, यदि ये भी उसका पराक्रम हो सकता है। ऐसा तो बोला गया है कि बुध तृतीय भाव में आदमी को कातर बनाता है। थोड़ा डरपोक, डरपोक का अर्थ उस अर्थ से मत लीजिए, उसको कुछ भी किसी को दुखाना अच्छा नहीं लगता, इस अर्थ से उसे लेंगे। क्योंकि ये बुध नवम भाव पे देखने से धर्म भाव ये पुष्ट हो जाता है। बुध गुरु और भावाधिपति जिस भाव को भी देखते हैं वो भाव को पुष्ट करते हैं, हमें पता। वो जब धर्म का अति पालन करेगा तो अति सर्वत्र त्यज्यते ऐसा कहा गया है। तो कभी कभी ये आजकल के कलयुग में उसको आखिरी जाने के लिए तकलीफ हो सकती है, होगी ऐसी जरूरत नहीं है। उसके पराक्रम में उसके रिश्तेदार का भी कुछ असर हो सकता है, या उसके रिश्तेदारों का असर उसके भ्राता पे, खासकर अनुज पे होने की संभावना ज्यादा है। वो भ्राता ही होगी, भगिनी भी हो सकती है। ये जरूर ख्याल में रखिए, तृतीय भाव में यदि बुध है तो उसको अनुज या अनुजा होने की संभावना रहती है, इसे ध्यान में रखिए। वो भ्रातृभाव में है। वो अलग अलग प्रकार के आवाज भी निकाल सकता है, क्योंकि कंठ की बात है यहाँ पर। तो कई कई लोगों को आदत रहती है कि दूसरे का जैसा भी आवाज सुनते हैं उस प्रकार से वो बोलने का प्रयास भी करते हैं। कई बार उसमें उनको यश भी प्राप्त होता है। ऐसे में बुध का तृतीय भाव में रहने की संभावना ज्यादा है ना। केवल बोलना और उसी प्रकार का आवाज निकालना, इसमें फर्क है। केवल बोलना तो वो द्वितीय भाव में रहकर भी कर सकता है कि दूसरे के बोलने की पद्धति 2 मिनट के लिए कर ली, परंतु ज्यादा देर करने के लिए वही एक काम है। इस प्रकार के करने के लिए बुध का तृतीय भाव में होना बहुत सहज होता है। उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारिता आदि में तो वो अच्छा होता ही है, व्यवसाय में भी अच्छा होता है। भाग्य से उसको व्यवसाय मिलता है, उसका भाग्य अच्छा रहता है। उसका पिता भी हो सकता है कि क्योंकि वो नवम भाव पिता का भी भाव है, उसके गुरु का भी भाव है, ये लोगों से उसके संबंध सुमधुर रहेंगे। वो जहाँ काम करता है वहां उसके ऊपर के स्तर का जो अधिकारी है उससे भी उसके संबंध कम रहेंगे, क्योंकि ये बुध
नवम भाव पे देख रहा है, नवम भाव को पुष्ट कर रहा है। धर्म के बारे में मतलब उसके कर्तव्य के बारे में भी उसकी अच्छी श्रद्धा होगी, वो अपना कर्तव्य करेगा। इस प्रकार से हम इसे समझे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये बुध चतुर्थ भाव में जाता है। चतुर्थ भाव माता का भाव है, वाहन का भाव है, घरों का भाव है, आपको पता है, तो फिर भी मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ। सुख का भाव, यहाँ पे बुध जाने पे ऐसा कहा जाता है कि बुध चतुर्थ में विफल होता है। अब ये विफल बड़ा मजेदार शब्द है, क्योंकि यदि वो अपने राशि में होगा तो भद्र महापुरुष योग करता, तो विफल कैसा होगा भाई। तो कई बार क्या होता है, वो ये सब चीजें उसके पास रहती है, उसके पास वाहन भी रहेगा, उसके पास मकान भी रहेगा, उसको सुख भी रहेगा, माता भी रहेगी, क्योंकि माता का भाव है। परंतु कभी कभी ऐसा उधर उसको उनका उपभोग नहीं लेने देगा। ये कहाँ पर नहीं लेने देगा, उसके मातृभूमि में, दूसरे मातृभूमि में, दूसरे जगह चला जाएगा तो वहां वो ले सकता है, परंतु वो शायद माता से दूर रहे, उसका मकान हो पर उसमें ये न रहे, ये कोई दूसरे जगह पे जाके किराए के मकान में रहे, आगे में वो उसको खरीद सकता है बहुत साल बाहर रहने के बाद। परंतु इसे हम कभी न भूलें, ये चीज समझ लीजिए। दशम भाव पे देखता है, उसका व्यवसाय वगैरह वो कर सकता है, कर्म में उसमें रहता है, उसको घूमना घूमना अच्छा लगेगा, एक जगह रहना शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा। इस अर्थ से भी बुध को चतुर्थ भाव में विफल कहा गया होगा, भावार्थ जातक परिजात में कहा है, तो उसको ख्याल में रखा। सभानुर हिंदू है ना, द्वितीय वगैरह कुटुंब पे ऐसा कहा गया, पर उसको अभी मैं इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा हो जाएगा कि बुध रहेगा तो चतुर्थ भाव में उसके परिणाम आपको नहीं दिख रहे, तो ख्याल में रखना कि वो वहां विफल होता है, इसका मतलब उसके पास होते हैं। समझो मेरा मकान, मैं जैसे नागपुर में रहता हूँ, तो मेरा मकान समझो पुश्तैनी मकान मेरा कोई दूसरी जगह है ना, पर मैं वहां नहीं रह रहा। जो मैंने खरीदा है पुश्तैनी भी नहीं, ये चतुर्थ भाव की जो भी चीजें, वाहन आदि जो है, ये खुद के खरीदी हुई है। वसीयत में जो आपको मिलती है उसको हम अष्टम भाव से देखेंगे, वो वसीयत का भाव है, तो वहां से गड़बड़ न कीजिए। ये उसने खुद के बलबूते पे जो कमाया है, उससे जो खरीदा है उसकी बात कर रही है, इसके खुद के कर्म के वजह से इसको जो भी मिलता है उसकी बात करेंगे, उसको भी वैसा ही मिलता है। हाँ, एक है कि उसके जो स्नातक या विशारद लेवल की जो परीक्षा है, उस स्तर की जो परीक्षा है, उसमें उसको आसानी से यश मिल जाए, वो वाणिज्य शाखा में भी अच्छा लगता है। यदि वो चाहे तो वाणिज्य शाखा की तरफ वो पढ़ाई के लिए विद्यालय में, महाविद्यालय में जब जाता है तो वो कोर्स ले तो शायद उसको अच्छा रहेगा, वो उसमें होशियार भी रहेगा, उसके पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि समझो द्वितीय भाव में कोई कारण से कोई विचित्र ग्रह होगा और उसका शालेय शिक्षण अच्छा नहीं गया होगा, तो इसका विशारद का शिक्षण तो जरूर अच्छा जाएगा। आप पंचम भाव में जा रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, 20 मिनट में हमको पूरा करना है। तो और हम बाकी के भी विषयों पे बोले हुए हैं। भावा का अधिपति होके बैठने से भी कुछ फर्क पड़ता है, वो आपको पता है। अब यह पंचम भाव में जाता है, पंचम भाव में जाने पे क्या होगा, इसका पुत्र जो है, मैंने जैसा कहा कि यदि वो राशि जो है वो यदि द्विस्वभाव राशि हो और वहां बुध बैठा हो या बुध की राशि हो तो जुड़वा भी होने की संभावना रहती है ऐसे जातक को, या एक पुत्र एक पुत्री होने की संभावना रहती है, वो पुत्र भाव है। वो केवल पुत्र भाव नहीं, वो अनुभव सिद्ध ज्ञान का भी भाव है, इसे ध्यान में रखिए। और विशारद के आगे जो हम परीक्षाएं लेते हैं उसका भी भाव है। आज के जमाने में जैसा जमाना बदलेगा तो ये बदलते जाएगा, ये ऊपर ऊपर जाएगा, यानी ये विशारद के आगे का जो पढ़ाई है वो शायद चतुर्थ में जाएगी, द्वितीय भाव में विशारद की पढ़ाई चली जाएगी। इस प्रकार से हमको देखना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र है, और शास्त्र जो काल सापेक्ष रहता है, जो शास्त्र बदलता नहीं है समय के समान, उसको शास्त्र नहीं कहते। कम से कम ऐसी मेरी धारणा है, आप उस पर विचार कीजिए कि जो भी शास्त्र है वो बदलते रहेगा, न बदलने वाला उसे शास्त्र नहीं कहा जाता, उसको कला कह सकते हैं, है ना, हम उसको ट्रेडिशन आदि बोलते हैं, परंपरा बोलते हैं, पर परंपरा का ज्ञान हर वक्त बदलते रहता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है, ये मैंने बोला नहीं है, उन्होंने बोला है कि परंपरा से वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, फिर से मेरे को बताना पड़ता है आदि। उसका अर्थ हम समझ लेंगे कि समय के अनुरूप कुछ चीजें बदलती रहती है ना। मैं जब छोटा था तो 60-62 साल तक लोग जिंदा रहे तो बहुत हुआ, मैं 70 साल का हूँ तो फिर भी जिंदा ही हूँ, और अभी और कुछ दिन तो रहेंगे शायद भगवान की मर्जी से, तो आदमी की आयु भी बढ़ती जाती है, इसे ध्यान में रखिए। शिक्षण का स्तर बढ़ते जाता है, उसकी आमदनी बढ़ती जाती है, उसकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। आज हम मैं मेरे घर में बैठ के ये रिकॉर्ड करके आपको
यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, शायद आप अमेरिका में देखते होंगे, कहीं फ्रांस में देखते होंगे। ये संभव हो गया है। अभी संजय की जरूरत नहीं है जिसने धृतराष्ट्र के पास में बैठ के कुरुक्षेत्र पे क्या हो रहा था वो समझाया, है ना। तो ये भी जो चीज है ना, वो भी बुध के अधिपत्य में आती है, इसे ख्याल में रखिए। इसीलिए संजय इतना उसको समझ रहा था क्या हो रहा है। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं उसे। तो ये बुध है। वो 11वें पे देखना है। 11वें पे देखने से नैसर्गिक बुध के जो भी मार्ग है, कर्म है, व्यवहार है, व्यवहार ज्ञान है, उसका किसी भी चीज को जल्दी समझने की जो आदत है, अनुभव सिद्ध ज्ञान है, इसके भरोसे भी ये अपना लाभ खुद को करवा सकता है, क्योंकि ये 11वें भाव को देखता है। 11वां भाव ये बड़े भाई का भी, बड़े भाई या बहन का भाव है, उनसे भी इसके संबंध से मधुर रहेंगे। इसको लाभ भी अच्छे प्रमाण में होते रहेगा, क्योंकि 11वां भाव पुष्ट हो गया। अब हम षष्ठ भाव में जाते हैं। षष्ठ भाव में जब बुध जाते हैं, सहसा ऐसा कहा गया है कि शुभ ग्रह षष्ठ भाव में अच्छे नहीं, आपने सुना होगा, पर तो ये अच्छे नहीं है। काहे के लिए अच्छे नहीं है? तो ये ऐसा है कि वो नैसर्गिक, ऐसा माना जाता है कि वो उस भाव को बढ़ाएंगे तो वहां पर रोग और हमारे कोर्ट कचहरी के मामले, झगड़े, शत्रु, ये सब आते हैं, और इस कारण इनको बढ़ावा देगा और तकलीफ। परंतु बुध के मामले में मेरा थोड़ा सा विचार बदला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं, हाँ, इनके शत्रु जो है वो कुमार वय के रह सकते हैं, वो व्यवसाय वाले रह सकते हैं, ये संभावना है। हो सकता है कि कभी कभी उनके कुछ व्यवसाय के कारण कुछ या व्यवहार के कारण कुछ कोर्ट कचहरी हो सके, परंतु उनके मामा अच्छे रहेंगे, विद्वान रहेंगे, होशियार रहेंगे। जैसा कि लग्न में बुध होता है, जैसा होता है वो यहाँ पर इनके मामा या इनके रिश्तेदारों में होगा। चतुर्थ में मैं भूल गया बोलना कि उनकी माता जी जो है वो बहुत होशियार रहेगी, क्योंकि बुध लग्न में, माता के लग्न में बैठा है। इनका माता का स्थान चतुर्थ है, यानी माता का वो लग्न स्थान है। इसको आप हर जगह समझ लीजिए। जैसा पुत्र है तो पुत्र भी बुद्धिमान रहेगा, पुत्र या पुत्री जो भी है पहली, है ना। इस प्रकार से हम उसे समझे। ये 12वें भाव पे दिखता है, तो ये 12वें भाव को पुष्ट करता है। ये पुष्ट करेगा या नहीं, ये व्यय भाव है। व्यय भाव को पुष्ट करना का अर्थ ऐसा, वहां पर सहसा क्रूर ग्रह की आदि दृष्टि रहने से कई बार जरा जरूरत से ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, और हर वक्त अच्छे काम के लिए होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। परंतु बुध रहने पे वो, क्योंकि आपको मालूम है क्रीड़ा विहार वगैरह के जो स्थान है उस पर बुध रहता है, तो ये उस कारण के लिए, घूमने के लिए भी खर्चा करे, ये संभावना है। या अपने जो रिश्तेदार है उनके लिए कोई अच्छे काम के लिए खर्चा करेगा, इस प्रकार से उसे लीजिए। और ये बाहर जाएगा तो वहां पर भी अपना नाम कमाएगा, क्योंकि बुध है वो 12वें भाव में भी अपना प्रभाव डालेगा। इस प्रकार से हम इसे समझे। अब हम हाँ, दूसरा ऐसा है कि यदि ये नौकरी कर रहा होगा तो ये किसी व्यवसायी संस्थान में काम कर सकता है, क्योंकि षष्ठ भाव को नौकरी का भी माना गया है। इसके नीचे के जो लोग होंगे वो इससे कम उम्र के होंगे, क्योंकि वो कुमार है। तो कुमार किसके हिसाब से? तो जातक के हिसाब से। जातक के हिसाब से ही ये 12 भाव चलते हैं, 11 भाव चलते हैं, इसे ध्यान में रखिए। लग्न भाव जो है वो लोगों को दिखता है कैसा है। जातक, जातक खुद को देख नहीं सकता। आजकल तो आईनों से देखते हैं, फिर भी क्या होता है कि आदमी खुद को पहचान नहीं सकता या मानता नहीं है। मेरे अभी बाल सफेद हो गए तो मैं नहीं मानूंगा मेरे बाल सफेद, मैं तो 2-4 काले हैं तो उसी को बोलूंगा मेरे काले, है ना। तो अगला आदमी देख सकता है। वो एक ही भाव है जिसको दूसरे लोग देख सकते हैं, इसलिए उसको तनु भाव कहा है। वो उसके आत्मबल का भाव है, लग्न भाव, इसलिए आत्मबल ये दिखाई नहीं देता। जब तक को दिखाई देता, समय आने पे वो महसूस होता है। तो मैं थोड़ा विषय से भटक गया हूँ, मुझे माफ कीजिए। अब बुध गया सप्तम भाव में, तो ये व्यापार करेगा। यदि ये धंधे में पड़े तो ये व्यापार कर सकता है, बड़े अच्छे तरह से कर सकता है। इसकी पत्नी या पति जो भी है वो भी होशियार रहेंगे, उनको कोई भी चीज आसानी से समझ में आएगी। इसके साझेदारों का भी यही हाल होगा, इसका व्यवसाय ढंग से चलेगा। ये विविध व्यवसाय कर, देखो वो त्रिदोष युक्त है, क्या अनेक अर्थ रहते हैं। इसीलिए वो मैंने बोला ना कि जिसको रिटेल बोलते हैं, जिसमें हर चीज बेची जाती है, तो इस पे बुध का ज्यादा अधिकार इसलिए आता है क्योंकि उसकी शक्ति है उसमें। या कुमारों को लगने वाली चीजें वो बेच सकता है या खरीद सकता है, उसका व्यवसाय कर सकता है। इस अर्थ में हमने बुध को लेना। इसी प्रकार वर्तमान पत्र आदि के भी जो मैंने जब बताया वो भी व्यवसाय वो कर सकता है, यदि सप्तम भाव में बुध हो या उसके जो साझेदार है वो इस प्रकार के हो जिनका ये व्यवसाय। इस अर्थ से उसे देखिए, लग्न पे देखता है, इसकी तबियत वगैरह अच्छी रहे। लग्न पे देखने से ये फिर भी कुमार ही दिखेगा, जो भी उम्र है उससे कम ही दिखेगा, जैसा कि वो लग्न में बैठने पे होता है। क्योंकि हर ग्रह अपने जहां दृष्टि डालता, दृष्टि, अरे आंखें तो रहती नहीं है ग्रहों को,
वो तो एक पिंड है जिसको एक चुंबकीय क्षेत्र है, और जो घूमने की वजह से कुछ बिजली पैदा करता है जिससे हमारा दिमाग चलता है ना। तो परंतु इसका अर्थ ऐसा कि वो वहां अपना प्रभाव डालता है, और प्रभाव डालने से बुध अकेला होगा तो शुभ ही है, शुभ होने से वो शुभ प्रभाव डालेगा, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं। कई लोग ऐसा समझते हैं बुध सप्तम में होगा तो वो आदमी या जो भी वो व्यक्ति है वो नपुंसक होगा, पर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये जरा हम जरा ज्यादा की तरफ जाते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती है, उसमें न जाना भी अच्छे ही है कई बार। तो क्योंकि हम कई बार गलतियां कर देते हैं, बुध जहां स्थित है वहां अच्छे भी काम कर सकता है, क्योंकि वो जहां दृष्टा है, युति दृष्टि हम कहते हैं, तो युति से यदि अच्छा करेगा तो वो स्थिति से भी कर सकता है। इसे कभी कभी हम भूल जाते हैं, इसे न भूल। तो सप्तम भाव को पुष्ट करेगा, इसका मतलब उसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, इसका मतलब उसकी साझेदारी टिक के रहेगी, उसका व्यवसाय है वो अच्छा है। इसे समझना बहुत जरूरी है। अब ये बुध अष्टम भाव में गया, ये क्या करेगा? ये अष्टम भाव जो है ना, ये गुह्य भाव है, जो चीजें हमें दिखती नहीं उसका भाव है। षष्टम में और अष्टम में और एक चीज मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि षष्टम में मैं भूल गया, बताना चाहता था, भूल गया, कभी कभी हो जाता है मेरा। तो क्योंकि मैं लिख के रखता नहीं हूँ, मैं जो दिल में आता बोलते जाता हूँ। तो अष्टम भाव में जाने पे उसको, मैंने जैसा बोला कि उसको यदि वसीयत मिलना है वो आसानी से मिलेगी, शुभ ग्रह है वो द्वितीय भाव में। कुछ लोगों का कहना है कि बुध वहां से यदि द्वितीय को देखे वहां चंद्र होगा तो वो निर्धन होता है, पर ऐसा प्रत्यक्ष में देखने को नहीं आता। इसे जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था, तो परंतु होते हुए नहीं देखता। परंतु इसको अपने रिश्तेदारों से भी वसीयत मिल सकती है। पिता से मिलने वसीयत में मिलने वाली वसीयत में कोई तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है कि वो वसीयत भी जो है वो व्यवसाय संबंधी, उसके पिता का व्यवसाय है तो चार भाइयों में या बहनों में वो एक होगा, उसको शायद मिल जाएगा, क्योंकि व्यापार भी इसका इसकी शक्ति है। अब मैं जो बोल रहा था, जो मैं अष्टम के बारे में बात कर रहा था, वो गुह्य स्थान होने से वो कोई भी चीज के अंदर जाने का भाव है। वल्मीक में स्थित होता है ऐसा, राहु का जैसा वर्णन है वैसा इसका भी है। दुर्ग बोलते हैं उसको, रंध्र बोलते हैं, दरार। दरार के अंदर हमें कुछ दिखता नहीं, तो यहाँ पर उसकी बुद्धि कुछ खोजबीज करने के काम में अच्छी रहेगी। हो सकता है वो काम या तो चर्म रोग से संबंध होगा, क्योंकि चर्म पे उसका अधिकार है। ये जो अष्टम और षष्ठ है, ये इंसान के रोग बताते हैं। हालांकि षष्ठ भाव को रोग स्थान कहा है, पर अष्टम भी रोग स्थान नहीं है। फर्क इतना है कि षष्ठ के जो रोग है ये इसने कई बार खुद के भी कुछ न कुछ उसमें उसका हिस्सा रहता है वो होने में। यहाँ पर ऐसे ही कुदरती ही वो उसके शरीर में प्रॉब्लम रहता है, तकलीफ रहती है। तो बुध यहाँ पे रहने पे कई बार षष्ठ या अष्टम में चर्म रोग होने की संभावना, या जो रोग है वो बढ़ते रहने की, वो सरसा दुर्धर रोग होने की भी संभावना रहती है, इसे ध्यान रखिए। अब हम नवम भाव में जाते हैं। नवम भाव में जाने के बाद में बुध है वहां बैठा है, तो उसके गुरु या तो बहुत कुमार समान दिखेंगे, तरुण दिखेंगे, उसके पिता ऐसे दिखेंगे, उसके जो भी हमने लग्न भाव को कहा है वो सब आपको नवम भाव से जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनमें दिखेंगे। बुध होने से धर्म के प्रति उसकी आस्था रहेगी। पर धर्म का मतलब ये ख्याल में रखना, धर्म धर्म है, जो करने योग्य है उसी को धर्म कहते हैं। तो सही वक्त पे सही काम करना उसको आता होगा। कई बार वो अपने रिश्तेदार को भी अपना गुरु माने, ये भी संभावना होती है। अब ये उसका भाग्य अच्छा रहता है। अब ये दशम भाव में जाता है, दशम भाव का कारक ही उसको कहा गया है। कई लोग कारको भावनाश कहते हैं, ऐसा नहीं होता। उसके कर्म में बुध का संबंध होने से व्यापार वगैरह से संबंधित काम कर सकता है। जो काम करेगा उसको वो आसानी से समझ सकता है, जो भी कर्म करेगा वो आसानी से समझ सकता है। उसकी ख्याति भी अच्छी रहेगी, वो मानव स्थान है, उसका कोई अपमान होने की संभावना नहीं है। वहां से बुध चतुर्थ पे देखने की वजह से उसको सुख आदि की प्राप्ति होगी, वाहन आदि की प्राप्ति जरूर होगी। अब ये 11वें भाव में जाता है। 11वें भाव में जाने पे क्या होता है? लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता। बुध तो जैसा मैंने कहा कि इन चीजों का कारक है, तो नैसर्गिक है कि वो व्यवसाय से दे सकता है, वो चर्म रोग तज्ञ भी हो सकता है। बुध का एक बार बोलना भूल गया, कई बार बुध और चंद्र का यदि संबंध खासकर एक दूसरे से चतुर्थ में स्थित वगैरह हो जाए या केंद्र में स्थित हो, और खासकर इनमें से कोई एक आत्मकारक भी हो, तो वो अच्छे भेषज यानी डॉक्टर हो सकते हैं। ये दशम भाव में भी हो सकता है, ये 11वें भाव में, या उस जरिए उनको कुछ आमदनी हो सकती है। इसे ध्यान में रखिए, तो इसे हमने भूलना नहीं चाहिए। हाँ, इनके रिश्तेदारों की वजह से भी उसको
लाभ हो सकता है। उसकी खुद की जो बुद्धि है, जिसमें कोई भी चीज समझने की क्षमता है, उसकी वजह से भी उसे लाभ हो सकता है, क्योंकि वहां से बुध पंचम भाव पे देख रहा है, जो अनुभव सिद्ध ज्ञान का स्थान है। वो यदि शक्तिशाली हो गया तो नैसर्गिक है कि ये अनुभव से बहुत जल्दी सीखेगा। आपने कई लोग देखे होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, परंतु काम करते करते वो उस काम में इतने प्रवीण हो जाते हैं कि उनके शैक्षणिक योग्यता को कोई अर्थ नहीं रहता। लोग बोलते हैं अनपढ़ तो है पर बहुत बड़ा इसमें माहिर है आदि, ऐसा कहा जाता है। आप लोगों को भी कभी कभी कोई दिखे होंगे ऐसे। हम उनके संपर्क में आते रहते हैं। कुछ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसे हैं, तो कि जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उन्होंने बहुत अलग प्रकार के काम किए। बुध को देखने के लिए होता है सहसा तो वो मैं पंचम भाव में चाहूंगा, परंतु वो 11वें से भी दृष्टि देखने से वो कर सकता है। अब ये 12वें में चला जाता है। 12वें में जाने के बाद में खर्चे होते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, ऐसा कहा जाता है। परंतु वहां से षष्ठ पे देखने के कारण कभी कभी चर्म रोग हो सकते हैं, या इसे कुछ भी रोग ना हो, ये भी संभावना है। क्योंकि वो क्या करेगा, तो वो सहसा तो उसकी दृष्टि बुरी नहीं, शुभ ही मानी जाती है। परंतु वो व्यापार के लिए बाहर जा सकता है, क्योंकि वो व्यापार का भी दूत है बुध। उसको नींद शांति से आएगी, शुभ ग्रह है, वो नींद वगैरह अच्छी देता है, वो नींद का भी स्थान है। कभी उसको कोई तकलीफ होगी तो उसका संबंध शायद व्यवसाय से या उसके रिश्तेदारों के कारण ऐसा हो सकता है, परंतु मुझे उसकी संभावना कब लगती है, बुध शुभ ग्रह है, वहां पे वो तकलीफ नहीं देगा। वो 12वें भाव को पुष्ट करने से वो जो खर्चे करेगा वो अच्छे काम के लिए करेगा, ऐसी मेरी अवधारणा है। कई बार लोग क्रीड़ांगण आदि बनाने के लिए खर्चा करते हैं खुद के इच्छा से, या बालकों की खेलने की जगह, विहार स्थल, इस पे ये खर्चा कर सकते हैं यदि बुध 12वें भाव में होगा। इस प्रकार से ऐसा मत सोचिए कि बुध वहां गया तो इसकी बुद्धि खत्म हो गई, ऐसी जरूरत नहीं है। वो उस प्रकार से उसे मत समझिए। हम 12वें भाव को देखते हैं और षष्ठ भाव को देखते हैं, और ये दोनों पुष्ट होते हैं अकेला होने से, क्योंकि वो शुभ है। वो खर्चा भी करेगा तो शुभ काम के लिए करेगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। पर कुमारों के लिए भी खर्चा कर सकते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं। आप अपने आजू बाजू में देखेंगे तो आपको कुछ कंपनियां भी दिखती है कि जहां पर इस प्रकार से होते हैं। शायद उनके जो चेयरमैन साहब होंगे आदि, उनके 12वें से कोई 12वें अपने बुध का संबंध आ सके, ये संभावना है। ख्याल में रखिए, संभावना का शास्त्र है, इसे बिल्कुल बाबा वाक्यम प्रमाण समान नहीं लेना। ये तत्वों को समझ के उसका हमने प्रयोग करना है। इसको बाहर देश यदि जाना है, घूमने जाना है, तो वहां पर सुखद रहेगा, क्योंकि बुध वहां बैठा है। वो दूर दराज का भाव भी है, 12वां भाव है ना, स्वप्न है। अस्पताल में गए तो जल्दी वापस आ जाएगा, चलो जेल में भी गया तो भी जल्दी वापस आ जाएगा, वहां से सुख में रहेगा। इस प्रकार से इसको सोचना, क्योंकि वो ये सब दर्शाता है 12वां भाव। खर्चा भी दिखाता है, पर वहां पर उसको बहुत तकलीफ होने वाली नहीं है, और वहां पर उसको शायद कुमार लोग वगैरह मिले, जिनकी वजह से उसको फायदा ही हो सकता है। इस प्रकार से बुध का 12वें द्वादश भाव में बैठने को हम समझे तो शायद हम जो मैं बोल रहा हूँ उसका फायदा हुआ, ऐसा मैं समझूंगा। षष्ठ भाव पे देखने से सहसा ये षष्ठ भाव देखो शत्रु का स्थान है ना, तो बुध के समान शत्रु होगा, षष्ठ में भी वही होगा। और इसका निवारण कैसा होगा, तो वो वैश्य है तो पैसे दे दुआ के कुछ तो भी कॉम्पेंसेशन वगैरह देखिए, यदि समझो कुछ हो भी गया तो वो उसका निवारण होना बहुत आसान है, या इसके रिश्तेदार बीच में पड़ने से वो शत्रु मान जाएगा। इस प्रकार से इसको ले हम इतने समय में इतना ही मैं बता सकता हूँ। बाकी तो आपने देखे हैं कि अलग अलग ग्रह कहाँ रहते हैं, क्या होता है, उसके बारे में रह गया था, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वक्त हम मिलेंगे। गुरु जब नव ये अलग अलग भाव में रहता है तो वो क्या करने की संभावना है, इसे समझते। ये संभावना का शास्त्र है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसे कभी न भूलिए। ये बहुत महत्व की चीज है, क्योंकि ये संभावना होती है जातक ने अपने कर्म से ये संभावना हासिल करने की। ऐसा नहीं है कि वहां पर अच्छा योग है और वो आपको मिल गया तो वो हर वक्त रहेगा। रावण उसका अच्छा उदाहरण है, विद्वान भी था, सब कुछ था। उसकी उसकी नगरी तो सोने की थी, प्रभु रामचंद्र की तो मट्टी वट्टी की थी, यानी कम से कम अभी तो मट्टी की है, तो सोने की नहीं थी। वो सब गंवा दिया उसने, क्योंकि कर्म यदि ठीक नहीं रहा तो मिला हुआ भी जा सकता है। इसे कभी ना भूलिए। कर्म का महत्व ज्योतिष में भी रहता है, हम लोग उसको खुद ब खुद हो जाता है वगैरह ऐसा यदि बताने की कोशिश कर रहे होंगे तो हम गलत कर रहे हैं। ये संभावना है, इनको हासिल करने के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते जो बोला है भगवान ने, उसी लिए बोला है। तो मैं आपकी इजाजत लेता हूँ। शुभ रजनी, नमस्कार।